Vn is equal to PV naught divided by 1 plus I whole raised to the power n. We discussed the compounding, we discussed the difference between simple interest and compound interest. We finally decided that compound interest is a very powerful tool, and we discussed that ultimately it is the compounding formula. मैंने PV naught का फॉर्मूला लिख दिया, PV naught is equal to FVN divided by, या FVN is equal to PV naught into 1 plus I whole raised to the power n. My bad, sorry. Okay, so this we discussed. One way or other, this is the same thing. This implies that FVN is equal to PV naught into 1 plus I whole raised to the power n. We discussed the compounding. We discussed that presently this is compounding which everybody is using, right? That was very basic introduction of the time value of money. Let us move forward and let us move to new things. We understood that through this thing, through this particular part of the compounding formula, we can identify, we can decide upon, or we can differentiate between two different opportunities, investment opportunities. We discussed that if you are giving me certain amount of sum right now, and if somebody else is giving me certain amount of sum after a time period, we can compare between these two. We discussed that. हमने घर को रेंट पे देने की बात की थी. एक साहब थे, मुझे टाइम पीरियड के बाद पैसे दे रहे थे, एक टाइम पीरियड शुरू होने पे पैसे दे रहे थे. फिर उन दोनों के दरमियान हमने डिस्कस किया था. सो आय, जिसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, कुड बी टेकन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जो अपॉर्चुनिटी मैं लूज कर रहा हूं या जो अपॉर्चुनिटी मैं अर्न कर रहा हूं अर्ली पेमेंट की वजह से, उस पर भी हम बात कर सकते हैं. यहां तक तो हमने सिंगल पेमेंट की बात की थी, सिंगल पेमेंट की बात की थी और कंपाउंडिंग एक दफा की बात की थी. अब हम बात करेंगे ऐसी बात पे जब कंपाउंडिंग एक टाइम पीरियड में एक से ज्यादा दफा होती है. दैट इज, अगर आप कभी इन्वेस्ट करें किसी बैंक के साथ तो वो आपको बताएगा जी कि मैं आपको इंटरेस्ट रेट 12% दूंगा, पर कंपाउंडिंग पर मंथ करूंगा. Now, what is the difference between compounding per annum and compounding per month or compounding quarterly? There is a difference. देखिए, compounding है ही क्या? Compounding is when you add the interest into the principal being previously the interest which was being previously earned into principal. जब आप प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो चीज कंपाउंड हो जाती है. ऐसे ही है ना जी. सो जब कोई कहता है कि मैं कंपाउंडिंग मंथली करूंगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो ये कहना चाहता है कि सालाना बेस पे जो आप इंटरेस्ट अर्न करें उसको हर महीने के बाद जो इंटरेस्ट उस वक्त तक आपने अर्न किया होगा उसे मैं प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर दूंगा, और अगला जो इंटरेस्ट अर्न होगा उस पे सूद दर सूद, उस वक्त तक जो सूद आपने अर्न किया होगा उसके ऊपर भी दूंगा. राइट? एक होती है कंपाउंडिंग ऑन एन एनुअल बेसिस और कंपाउंडिंग ऑन अ टाइम पीरियड बेसिस, और इसमें कह रहे हैं कि टाइम पीरियड की भी फ्रैक्शन करके उसके अंदर जितने कंपाउंडिंग ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिकली इंटरेस्ट रेट मिलेगा. मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से क्लियर करता हूं. से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट है 12%. Say for example, interest rate at 12%. Say for example, number of time periods हैं जी. Say interest rate 12% है और number of years 1 है. एक केस में, एक पर्टिकुलर केस में जो प्रेजेंट वैल्यू, बल्कि दोनों केसेस में प्रेजेंट वैल्यू इज 100,000. एक केस में साल में एक दफा कंपाउंडिंग हो रही है और दूसरे केस में साल में 12 दफा कंपाउंडिंग हो रही है. In one case m is equal to 12 and in another case m is equal to 1. Now what is m? M is the number of time period it is being compounded in a year, right? I is the interest rate per annum. अब जो फॉर्मूला यहां हम यूज करते हैं, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है. वही बेसिक फॉर्मूला जो आपने कहा था जी, FVN is equal to PV naught into 1 plus I की बजाय कर लेंगे I over M whole raised to power mn. यहां आपने क्या किया? I की बजाय I को रिप्लेस कर लिया I over M से, M को रिप्लेस कर लिया MN से, बिकॉज ये अब आपको बताएगा कि इंटरेस्ट रेट पर टाइम पीरियड कितना है. बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया. सालाना बेस पे बेसिकली इंटरेस्ट नहीं मिल रहा. इंटरेस्ट अब किस बेस पे मिल रहा है? मंथली बेस पे. कहने को सालाना है जी मैम.
n is equal to not 1 by m, n is, देखिए 1 by m का मतलब है 1 by 12, n cannot be equal to, n is not 1 by 12. n को रिप्लेस कर देना mn से. n क्या था? नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स. n क्या था? नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स. अब नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स कितने हो गए? देखिए मैं कह रहा हूं जी, साल में 12 दफा मैंने कंपाउंडिंग करनी है. इसका मतलब है कि इंटरेस्ट कितनी दफा कंपाउंड हो रहा है? 12 दफा. एक साल में 12 दफा. अगर 2 साल हो जाएंगे तो 24 दफा. अगर 3 साल हो जाएंगे तो 36 दफा. इसका मतलब है n को मैं mn से रिप्लेस कर रहा हूं. राइट, n को मैं mn से रिप्लेस कर रहा हूं क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट मेरा mm हो रहा है. इस सारे से इफेक्ट क्या पड़ने जा रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इस एक पर्टिकुलर एग्जांपल में जिसमें मैंने न्यूमेरिक्स दे दिए. देखिए FVN अगर m 12 हो, n बेशक 1 ईयर हो, इंटरेस्ट रेट पर एनम 12% है, तो 100,000 की फ्यूचर वैल्यू देखिए, 100,000 इंटू 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12 इंटू 1. दिस इंप्लाइज FVN इज इक्वल टू 100,000 इंटू 1 प्लस 0.01 होल रेज़्ड टू पावर 12. FVN इज इक्वल टू 100,000 1.01 होल रेज़्ड टू पावर 12. ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको प्लीज. इज इट सो जी? 1,12,680. ये किस केस में? जब इंटरेस्ट रेट पर एनम 12% था, पर कंपाउंडिंग साल में कितनी दफा हुई थी? 12 दफा. राइट. दूसरे केस में लेते हैं जिसमें M1 है और M भी 1 है, यानी कंपाउंडिंग साल में सिर्फ एक दफा हो रही है. तो FVN क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू आफ्टर nth टाइम पीरियड, PV0 इंटू 1 प्लस I होल रेज़्ड टू पावर n. अगर आप MN भी करते हैं और I और M भी करते हैं तो M तो 1 है. इसका मतलब है FV1 क्या आएगी? PV0 100,000 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 1 इंटू होल रेज़्ड टू पावर 1 क्रॉस 1. देखिए साल में एक दफा कंपाउंडिंग होने का मतलब है M1 आ गया. साल में एक दफा कंपाउंडिंग होने का मतलब है फॉर्मूले में M1 आ गया. 1 आ गया ना. मैं दोनों सिचुएशंस को कंपेयर कर रहा हूं. एक में साल में 12 दफा कंपाउंडिंग हो रही है, एक साल में एक दफा कंपाउंडिंग हो रही है. दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है. ओके, सो FV1 इज इक्वल टू 100,000 1.12 होल रेज़्ड टू पावर 112,000. दोनों केसेस में इंटरेस्ट रेट पर एनम 12% ही था, पर एक केस में एक साल के बाद वैल्यू क्या हो रही है? 1,12,000, और दूसरे केस में एक साल के बाद वैल्यू क्या आ रही है? 1,12,680. ये 680 का डिफरेंस क्यों पड़ रहा है? उसकी वजह क्या है जी? कंपाउंडिंग. साल में जितनी दफा ज्यादा कंपाउंडिंग होगी उतना अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, प्रैक्टिकल इंटरेस्ट रेट, पर एनम बेसिस पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ता चला जाएगा. आर वी गुड? राइट जी. बेसिकली जब कंपाउंडिंग ज्यादा होती है तो प्रैक्टिकली जो आपको पर एनम की बेस पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है वो बढ़ता चला जाता है. जितनी दफा ज्यादा कंपाउंडिंग होगी उतना ज्यादा आपका इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाएगा. इस बात को हमने एक आसान शॉर्टकट देने के लिए एक इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला बना लेते हैं हम. इफेक्टिव एनुअल, देखिए इफेक्टिव एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न होता क्या? व्हाट इज एनुअल रिटर्न? एनुअल रिटर्न चीज क्या होती है? हम एनुअल रिटर्न निकालने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, इसलिए ये एनुअल रिटर्न का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने लगा हूं. अगर आप जो बुक आपको रेफर की है उसमें देखेंगे तो वहां भी ये फॉर्मूला है. एनुअल रिटर्न होता क्या है? इफेक्टिव एनुअल रिटर्न क्या होता है? एक साल बाद जो मुझे पैसे मिले माइनस जो मेरी इन्वेस्टमेंट है डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100. यही एज इन परसेंटेज आप कहते हैं ना. कोई आपसे पूछे मैंने तुमने साल में क्या कमाया, आप कहते हैं यार साल पहले मैंने ₹1,00,000 डाला था, एक साल बाद 1,10,000 हो गया, तो मैंने कमाया कितने % कमाया? 1,10,000 नफी 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100. यही तरीका है ना जी. सो इफेक्टिव एनुअल रिटर्न. और आप क्यों इफेक्टिव एनुअल रिटर्न में इंटरेस्टेड होते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आपसे जो बात करेगा वो इफेक्टिव एनुअल रिटर्न की बात करता है. इफेक्टिव एनुअल रिटर्न इज इक्वल टू FV1 माइनस PV0 डिवाइडेड बाय PV0 इंटू 100. परसेंटेज की बात हो रही है ना जी. इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न. FV1 का फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया. जब साल में कंपाउंडिंग एक दफा से ज्यादा हो तो FV1 का फॉर्मूला क्या हो जाता है?
FP1 का फॉर्मूला बताया PV नॉट 1 प्लस I ओवर M होल रेज़ टू पावर M इंटू N, यहां N 1 हो गया। इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, सालाना का मतलब है N1 है, M अननोन है, इंटरेस्ट रेट I अननोन है। मैं एक फॉर्मूला से डेवलप करना चाह रहा हूं इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न के लिए, माइनस PV नॉट डिवाइडेड बाय PV नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, बेशक कर लीजिए क्योंकि परसेंटेज है, बेशक 100 ना लिखें, यहां परसेंटेज लिखते हैं, परसेंटेज का फॉर्मूला है ना। ओके, सो PV नॉट को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस I ओवर M माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय PV नॉट से कट जाएगा। इफेक्टिव एनुअल रिटर्न आएगा क्या, 1 प्लस I ओवर M होल रेज़ टू पावर M माइनस 1%। 100 के साइन को मैंने इसलिए गायब कर दिया इस वक्त कि ये परसेंटेज जब कह दी तो परसेंटेज मीन्स 100 पर 100, तो ये हमेशा परसेंटेज में रिटर्न आएगा। राइट सर, आर वी गुड? इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, नहीं कोई मसला नहीं, मैं दोबारा डिस्कस किए लेता हूं। मैं इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालना चाह रहा हूं। बहुत सारी जगह हम इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है क्या? इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ये है कि सालाना बेस पे मुझे क्या रिटर्न मिल जाए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जिसमें हमें, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। जब आपका एक तरफ एक साहब है, वो मुझे कहते हैं यार इंटरेस्ट रेट दूंगा तुम्हें 11.5%, इंटरेस्ट रेट दूंगा तुम्हें 11.5% और क्वार्टरली कंपाउंडिंग करूंगा, जितने भी पैसे तुम जमा कराओ। आप नॉर्मली किसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर के पास जाएं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहें, किसी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहें, हर कोई अपनी कंपाउंडिंग डिफरेंट तरह से बताता है। कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है? जब आपको सूद आपकी असल रकम के अंदर शामिल कर दिया जाता है, या उस वक्त तक जो सूद होता है वो आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है। ये मतलब है कंपाउंडिंग का। इसका मतलब है जो बैंक आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट देता है इंटरेस्ट की, वो कंपाउंडिंग मंथली कर रहा है। जो एनुअल बेसिस पे आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करता है वो कंपाउंडिंग एनुअली कर रहा है। जो डेली बेसिस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करता है वो कंपाउंडिंग डेली कर रहा है। ये कंपाउंडिंग का मतलब है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब है साल में कितनी दफा कंपाउंडिंग होगी, M एग्जैक्टली 4 क्वार्टर हो जाए जी, M इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। एक ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। दूसरी तरफ मुझे एक साहब कहते हैं कि यार इंटरेस्ट रेट मुझसे 11.3% ले ले, इंटरेस्ट रेट मुझसे 11.3% ले ले, कंपाउंडिंग डेली करूंगा। इंटरेस्ट रेट कितना दे रहा है सर? 11.3% पर एनम। जब हम इंटरेस्ट रेट के साथ टाइम पीरियड नहीं लिखते तो स्टैंडर्ड, दुनिया का स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल मार्केट का स्टैंडर्ड ये है, इसका मतलब है पर एनम। मैंने यहां कुछ नहीं लिखा, जुबान से बोला जरूर है। इसका मतलब क्या है? 11.3% पर एनम। नहीं लिखने की जरूरत मुझे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। राइट सर? सो 11.3%। अब मुझे ऑफर क्या आई है? 11.5% कंपाउंडिंग क्वार्टरली, 11.3% कंपाउंडेड डेली। I want to make a decision. Apparently 11.5% is higher rate of return. So normally मुझे higher rate of return की तरफ जाना चाहिए, बट इसमें कंपाउंडिंग सिर्फ साल में 4 दफा हो रही है। दूसरी तरफ रेट ऑफ रिटर्न कम है, बट कंपाउंडिंग जो हो रही है वो इफेक्टिवली साल में डेली हो रही है। अब मैं देखता हूं कि इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर चीजें कैसे हो सकती हैं? जब उनकी बेंचमार्किंग करूं, एक लेवल पे लेकर आऊं, उनको इक्वल, देखें इक्वल प्लेस पे खड़े करके, इक्वल जगह पे खड़े करके मैं चीजों को कंपेयर कर सकता हूं। ऐसे ही है जी, तो उन्हें इक्वल जगह पे कंपेयर करना चाहता हूं। इक्वल जगह पे लाने के लिए दोनों के इंटरेस्ट रेट को इफेक्टिव एनुअल सालाना बेस पे, अगर साल में एक दफा कंपाउंडिंग होती तो इनका रेट ऑफ रिटर्न क्या होता? इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न दोनों अपॉर्चुनिटीज का, ताकि दोनों को कंपेयर कर सको। इफेक्टिव एनुअल का फॉर्मूला हमने क्या बनाया? 1 प्लस I ओवर M होल रेज़ टू पावर M माइनस 1। इस अपॉर्चुनिटी का इफेक्टिव एनुअल, पहले इसका इफेक्टिव एनुअल, इफेक्टिव एनुअल 1 प्लस I ओवर M, 1 प्लस I ओवर M, 1 प्लस I ओवर M। I कितना है जी? 0.115 ओवर M होल डिवाइडेड बाय 4 होल रेज़ टू पावर MN। सालाना बेस पे निकाल रहा हूं, M कितना है? 4 इंटू 1 माइनस 1। इसका जी सर
0.1200, 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा दिस, और 12%। जी इसके फॉर्मूले में है जी एम एन, यहां मैंने एम लिखा है 4, एम लिखा है 1 सालाना बेसिस पे। मैं बैजू बात किधर जी, मेन फॉर्मूला में भी एन है पर एन यहां 1 हो गया ना जी, ये देखिए एम इंटू 1 लिखा हुआ है। तो मैं दोबारा बेसिक्स पे चला गया कि एन साल में एक दफा है। मैं डिटेल में डिस्कशन करने के लिए फॉर्मूला जो मैंने डिराइव किया है वो एम एन से किया है, और एन वहां 1 है, सालाना बेस पे बात कर रहा हूं, अफेक्टिव एनुअल की बात कर रहा हूं। तो बेसिकली आप लिखते हैं बेशक अगर आप उस तरह है तो कितनी दफा साल में कंपाउंडिंग हो रही है। अब देखिए साल में कितनी दफा कंपाउंडिंग हो रही है, 4 टाइम। उन्होंने कहा इसका मतलब है साल, ये जो तुम मुझे 11.5% दे रहे हो ये किसके इक्वल है, सालाना 12%। क्यों? क्योंकि साल में 4 दफा कंपाउंडिंग हो रही है, हर दफा इंटरेस्ट रेट प्रिंसिपल के अंदर ऐड होगा उस वक्त तक जो अर्न किया होगा। अग्रीड हो ना? इसका मतलब है 11.4% डिवाइडेड बाय 4, ये हर क्वार्टर बाद अर्न होगा और वो प्रिंसिपल में ऐड होता चला जाएगा, आपका प्रिंसिपल अक्यूमुलेट होगा ज्यादा तेजी से, और ये किसके इक्वल होगा, ये 12% सालाना के इक्वल होगा। अग्रीड सर, कोई इशू नहीं, आगे चलिए जी मैम। हमने कहा 11.5% भाई सालाना के हिसाब से तुम्हें क्वार्टरली पेमेंट करेंगे। सालाना होगा 11.5%, क्वार्टरली पेमेंट कितने करेंगे? देखिए अगर साल के 11.5% मिलने हैं तो क्वार्टर के कितने मिलने हैं, 11.5 डिवाइडेड बाय 4, क्या अमाउंट लिखी, कैलकुलेट करके देखिए। 2.875%। इसका मतलब है हर 3 महीने के बाद भाई तुमको मैं 2.875% दूंगा, वो तुम प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर लेना। अब अगली दफा सूद किस पे लगेगा, पिछला 2.87% ऐड हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जी सर, m इंटू एन है, एन है, m इंटू एन है, n 1 है। जब अफेक्टिव एनुअल की बात हो रही है, एनुअल का मतलब होता है सालाना, सालाना का मतलब होता है n में एक दफा 1। अगर आप टाइम पे आते ना आपको जबरदस्त समझ आता, जब हमने बात शुरू की थी, कल बात कर लेते हैं जी। रेज़ टू द पावर 4 है जी, बिल्कुल मैंने 4 इंटू 1 लिखा था, उसका मतलब 4 ही होता है, ठीक है। रेज़ 4 m इज इक्वल टू 4, फॉर्मूला देख रहे हैं ना आप। अच्छा जी, ये बात क्लियर है। अच्छा अब आप देखिए यहां इफेक्टिव एनुअल को देखिए, इफेक्टिव एनुअल दूसरी तरफ, दूसरी अपॉर्चुनिटी इफेक्टिव एनुअल की क्या है, जिसमें 1 प्लस 0.113 डिवाइडेड बाय 365 होल रेज़ टू द पावर 365 माइनस 1 0.1196 और 11.96%। सो अल्टीमेटली अफेक्टिव एनुअल बेसिस पे हमने डिसीजन करना है। आप बताइए डिसीजन किस तरफ ले जाऊं? 12% इज पेइंग मी मोर। सालाना बेसिस पे कौन मुझे ज्यादा दे रहा है? 12%। हाँ, अगर ये कहता ना 11.4% पे कैलकुलेट करके देखिए, 0.114 डिवाइडेड बाय 365, ये डेफिनेटली ज्यादा हो जाए। अगर 0.114 होता तो यहां आ जाता 0.1207 या ये आ जाता 12.07%। अगर ये 0.114 होता या 11.4% होता तो फिर हम अल्टीमेटली किधर इन्वेस्ट करते हैं? 11.4% कंपाउंडेड डेली।
پر چونکہ یہ 11.3% تھا اور کمپاؤنڈڈ ڈیلی تھا جس کا افیکٹو اینول 11.96% آتا ہے تو پھر میں 12% والے پہ چلا گیا. ہر اپرچونٹی کو آپ نے اینول بیسس پہ لا کے اس کے حساب سے کمپیئر کرنا ہے, ادروائز آپ ڈیسیژن میکنگ کے قابل نہیں ہو سکتے. دو ڈفرنٹ چیزوں کو اگر آپ نے میرے قد کو ان کے قد کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے اس اسٹیئر پہ کھڑا کر دے اور انہیں اسٹیئر پہ کھڑا کر کے کہیں مبشر لمبا. اگر آپ نے ہم دونوں کا قد ماپنا ہے تو آپ کو ہمیں دونوں کو ایک گراؤنڈ دینا ہوگا, سملر گراؤنڈز دینے ہوں گے. you need to compare apple to apple. Apple cannot be compared to oranges. اگر ایک کی کمپاؤنڈنگ سال میں 4 دفعہ ہو رہی ہے تو وہ دوسرے کی کمپاؤنڈنگ جس کی 365 دفعہ ہو رہی ہے اس سے کمپیریبل نہیں ہے. اسے کمپیریبل بنانے کے لیے دونوں اپرچونٹیز کو اینول بیسس پہ لے کر آئیے تاکہ دونوں کو کمپیئر کر سکوں. افیکٹو اینول ریٹ آف ریٹرن. آر وی گڈ؟ اب آپ کو کلیئر ہے؟ اوکے, آر وی گڈ جی؟ شوڈ آئی موو اہیڈ سر؟ سر بالکل منتھلی بیسس پہ. نہ صرف آج ہم اس کی ڈسکشن کمپلیٹ کریں گے بلکہ گاڑی کو نکال لیں گے, اس کی قسط بھی نکال لیں گے اور قسط نکالنے کا طریقہ بھی نکال لیں گے. اس کو کہتے ہیں اینوٹی. ابھی میں اینوٹی کی طرف آ رہا تھا, مجھے صرف 2 منٹ دیجیے. جب بینک آپ سے پیمنٹ لیتا ہے, نارملی بینک جب آپ سے پیمنٹ لیتا ہے تو وہ منتھلی بیسس پہ لیتا ہے. بینک جب آپ سے پیمنٹ لیتا ہے تو وہ منتھلی بیسس پہ لیتا ہے. جب وہ منتھلی بیسس پہ لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سال میں کتنی دفعہ کمپاؤنڈنگ کر رہا ہے؟ 12 دفعہ. اچھا, اگر آپ وہ چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ جائیں تو چھوٹی تو نہیں ہوتی, قسطوں پہ دینے والی چیزیں, قسطوں پہ دینے والی افضل الیکٹرانکس, پورے پاکستان میں برانچ آؤٹ کیا ہوا انہوں نے, چھوٹا نہیں ہے سچ بزنس. وہ کیا کہتے ہیں ڈیلی بیس پہ موٹر سائیکل لے لیں, ڈیلی بیس پہ 100 روپیہ دے دیں. موٹر سائیکل لے لیں, ڈیلی بیس پہ 100 روپیہ دے دیں. پریکٹیکلی وہ لیز کمپنی سے زیادہ پڑ رہا ہوتا ہے اور اس کا ایک میجر ریزن کیا ہوتا ہے؟ کمپاؤنڈنگ ڈیلی ہو رہی ہے. 100 روپیہ جب ڈیلی آپ پیمنٹ کر رہے ہیں تو کمپاؤنڈنگ ڈیلی ہو رہی ہے, رائٹ. وہ تو خیر وہ پرنسپل اماؤنٹ کو بھی بڑھا دیتے ہیں کیونکہ نارملی ان سے لیز وہ کراتا ہے جس کا رسک اتنا ہائی ہوتا ہے کہ لیز والے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ساری باتیں ریلیٹڈ ہیں, آگے میں نے رسک پہ بات کرنی ہے. رسک کیا ہوتا ہے, رسک کے حساب سے ریٹرن کس طرح فلکچویٹ کرتا ہے. تو وہ ایسے لوگوں کو نارملی دیتے ہیں جو ہائر رسک کے ہوتے ہیں. ہائر رسک کے ہوتے ہیں تو ریٹرن ہائر چاہیے ہوتا ہے. ہائر ریٹرن کمپنسیٹ کرتا ہے ان کی اس انویسٹمنٹ کو. میں لیز کی طرف آتا ہوں, پر لیز کی طرف آنے سے پہلے ایک اور کانسیپٹ آپ کے ساتھ لے کر چلتا ہوں جس کانسیپٹ کو کہتے ہیں اینوٹیز. واٹ آر اینوٹیز؟ اینی آئیڈیا؟ اینی بڈی؟ اینوٹی An annuity is a series of equal payment or installment. ابھی اس کی ڈیفینیشن بعد میں لکھاتا ہوں, پہلے نارمل لائف سے آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ دیکھیے, آپ میں سے کچھ لوگ آرمی میں ہوں گے, کچھ لوگوں نے ڈیفینیٹلی آرمی کیا ہوں گے. آرمی میں کسی زمانے میں, یعنی جب میرے ابا تھے آرمی میں تو میرے ابا نے جب ریٹائرمنٹ لی تھی تو پینشن کمیوٹ کرائی تھی. اب بھی کراتے ہیں سر پینشن کمیوٹ. پینشن کمیوٹ کرانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے جی کہ آپ کہتے ہیں مجھے زندگی میں اب جو میں ریٹائر ہو رہا ہوں اس پہ مجھے پینشن ملے گی 80,000 پر منتھ. میری جو آن دی ایوریج ایج ہے وہ 20 سال اور رہوں گا. 20 سال کا مطلب ہے مجھے اور کتنی پینشن کی قسطیں ملنی ہے؟ 12 into 20 240. 240 قسطیں آپ ٹائم ویلیو آف منی کے حساب سے ایڈوانس میں لے لیتے ہیں. ٹائم ویلیو آف منی کے حساب سے ایز سچ وہ آپ کو اکٹھے لم سم وہ پیسے نہیں دے دیں گے کیونکہ ایک 240 مہینوں کے بعد ملنی ہے, ایک پیمنٹ آج ملنی ہے. اب دیکھیں پینشن ہے کیا؟ پینشن سیریز آف ایکول پیمنٹ. جہاں آپ کیا معلوم کرتے ہیں سیریز آف ایکول پیمنٹ کی آدھی اماؤنٹ کی پریزنٹ ویلیو. پینشن ہے کیا؟ سیریز آف ایکول پیمنٹ. ایکول پیمنٹ ہے نا. آپ کو پرومس کیا جاتا ہے جب تم ریٹائر ہوئے اس دن جو تمہاری سیلری ہے یا بیسک سیلری ہے اس کی ایک خاص پرسنٹیج تمہیں ساری زندگی دوں گا. جب آپ کرایہ دیتے ہیں نارملی آپ کے دائیں بائیں جتنی پیمنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے. ایک میجر کلاسیفیکیشن جو ہے فائنینشیل پرسپیکٹو سے وہ اینوٹی ہے. اینوٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ کو جو سیلری ملتی ہے ہر مہینے کے بعد ملتی ہے. خصوصیات دیکھیے, ہر مہینے ایک ٹائم پیریڈ, میں مہینہ بھی نہیں کہتا, ایک ٹائم پیریڈ کے بعد ملتی ہے. ضروری نہیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے انہیں ہر مہینے کے بعد ملتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ کو فورٹ نائٹ کی ملتی ہو سکتا ہے کچھ کی کیلکولیشن ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہو, کچھ آرلی بیسس پہ ہو. بٹ ایک کوئی کانٹریکٹ ہوگا, ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد ملے گی, ایک فکسڈ اماؤنٹ ملے گی, ایک خاص نمبر آف ٹائم پیریڈ ہوگی جس کے لیے فکس ہوگی. ایسا ہی ہے سر, ایک فکسڈ اماؤنٹ ملے گی, ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد ملے گی, ایک ٹائم پیریڈ نمبر آف ٹائم پیریڈ ہوں گے جن کے لیے آپ نے پرومس کیا ہو. That's it. تمہیں سیلری مل رہی ہے. میرا کیس کے ساتھ کانٹریکٹ ہے. کیا کانٹریکٹ ہے جی؟ 12 مہینے تک یہ سیلری ملے گی. 12 مہینے کے بعد بیٹھیں گے, اپریزل لیں گے تمہارا. اگر اپریزل مناسب ہوا 12 مہینے کے بعد انکریمنٹ کر دیں گے. بٹ فار دوز 12 months میری سیلری تو فکس ہے نا.
और एग्जाम्पल में आ जाए, रेंटल। रेंटल जब आप किसी के साथ फिक्स करते हैं तो क्या होता है, महीने के बाद रेंटल दूंगा या एडवांस में रेंटल दूंगा, फॉर अ ईयर फिक्स होता है नॉर्मली, कुछ लोग 3 साल तक के लिए फिक्स कर लेते हैं। टाइम पीरियड जिसके बाद या जिससे पहले पेमेंट मिली है वो भी फिक्स होता है, ऐसा है कि नहीं? इस तमाम किस्म की पेमेंट्स को हमने खास क्लासिफिकेशन कर दी है जिसकी मदद से हमें उसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाती है। उस क्लासिफिकेशन को कहते हैं हम एनुटी। एनुटीज के लिए फॉर्मूला ज्यादा डेवलप कर लिए गए हैं। एनुटी, लीज जो है वो एनुटी की फॉर्म है। अगर आप लीज को देखें तो लीज की पेमेंट नॉर्मली फिक्स होती है ना सर? अगर किसी की वेरिएबल भी होती है तो 1 साल के लिए फिक्स होती है और हर 1 साल के बाद चेंज होती है, ऐसा है कि नहीं है? कम से कम 12 महीनों के लिए एनुटी फिक्स होती है, यानी कि लीज फिक्स होती है। लीज, मॉर्गेज लोन्स, ये तमाम की तमाम चीजें एनुटी की फॉर्म है। एनुटी होती क्या है? बाय डेफिनेशन एनुटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट और इंस्टॉलमेंट। A series of equal payment or installment occurring after a time period of equal length. Length भी उनकी equal होगी. Occurring after a time period of equal length for a fixed number of time periods. A series of equal payment or installment occurring after a time period of equal length for a फिक्स नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, दैट इज एन एनुटी। आपकी तनख्वाह, आपकी पेंशन, आपके रेंट, ये आपकी किस्तें गाड़ी की देना, आपकी लीजेस, आपके मॉर्गेज लोन्स, आपकी मॉर्गेजेस, ये तमाम की तमाम एनुटी की फॉर्म में आती है कि नहीं? तमाम की तमाम एनुटी की फॉर्म में आती हैं। एनुटी की आगे 2 किस्में, एक को आप ऑर्डिनरी एनुटी कहते हैं, एक को आप एनुटी ड्यू कहते हैं। ऑर्डिनरी एनुटी कौन सी है? जो टाइम पीरियड के महीने के बाद आए, जो महीने के एंड पे आपको पेमेंट मिले, वो ऑर्डिनरी एनुटी है। से फॉर एग्जांपल, तनख्वाह आपको इस महीने की अगले महीने मिलेगी या इस महीने के एंड पे मिलेगी, ऐसा ही है ना जी? महीना खत्म होने पे मिलती है सर, सर्विस कंज्यूम होने के बाद तनख्वाह। ये कौन सी है? ऑर्डिनरी एनुटी है। ऑर्डिनरी एनुटी का क्या मतलब है? जो टाइम पीरियड कंप्लीट होने पे मिले। एक है एनुटी ड्यू, जो टाइम पीरियड शुरू होने से पहले दे दी जाए या ले ली जाए। से फॉर एग्जांपल, कराया, मालिक मकान आपको उसके घर में दाखिल नहीं होने देगा जब तक आप उसको एडवांस कराया नहीं देंगे, ऐसा है कि नहीं? अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे जाएं, लीजेस पे जाएं, तो लीजेस आपको ऑर्डिनरी भी नजर आती हैं और लीजेस आपको ड्यू वाली भी नजर आती हैं। अगर आप ट्रेडिशनल लीज कराते हैं, कन्वेंशनल लीज कराते हैं, जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग से होती है, तो वो हमेशा ऑर्डिनरी नहीं यूज करते, ड्यू यूज करते हैं, एनुटी ड्यू। हमेशा कन्वेंशनल लीज जो होती है उसमें गाड़ी मिली नहीं होती, जिस दिन आप बुकिंग कराने जाते हैं पहली लीज की पेमेंट दे देते हैं कि नहीं? जबकि इजारा, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, ऑर्डिनरी लीज के फॉर्मूलाज को यूज करता है। वो हमेशा इजारा में पेमेंट कब होती है? गाड़ी बुक होने के 1 महीने के बाद। Annuity due is where payment or receipt occurred at the end of the time period. Annuity due is where payment or receipt not the end of the start of the time period. उल्टा कर गया। Annuity due is where payment or receipt occur at the start of the time period. Annuity due क्या है जी? जहां पेमेंट या receipt होगी टाइम पीरियड के स्टार्ट पे। Annuity due is where payment or receipt occur at the start of time period, and ordinary annuity is where payment or receipt occur at the end of. Ordinary annuity की सबसे आसान एग्जांपल आपकी सैलरी है, महीने के बाद आती है। Annuity due की सबसे आसान एग्जांपल रेंट है। आप महीना शुरू होने से पहले रेंट किसी के हाथ में रखते हैं, नहीं तो वो आपको घर में दाखिल नहीं होने देता। अगली सिक्योरिटी अलग है, एडवांस रेंट अलग है, सो वो एनुटी ड्यू है, राइट? अच्छा, हमने इनको इतना डिस्कस क्यों किया? क्योंकि ये जो सीरीज ऑफ पेमेंट्स और इंस्टॉलमेंट्स है, इनकी हम प्रेजेंट वैल्यूज मालूम कर सकते हैं, इनकी हम प्रेजेंट वैल्यू या इनकी फ्यूचर वैल्यूज मालूम कर सकते हैं और 2 चीजों के दरमियान कंपेयर कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, एक साहब है, वो मुझे कहते हैं यार मैं तुमसे 5,000 रुपए मंथली लूंगा, मैं से एक मोटरसाइकिल लेना चाहता हूं, 100,000 का मोटरसाइकिल आता है, ठीक है जी, मैं वो मोटरसाइकिल लेना चाहता हूं। और एक साहब मुझे कहते हैं कि 3 साल के लिए मैं तुमसे 5,000 रुपए लूंगा हर महीने, 3 साल के लिए। इसका मतलब है टोटल कितने टाइम पीरियड? 36 मंथ। हर महीने के बाद तुमसे लूंगा से 5,000 रुपीज, राइट?
और आज तुम्हें मोटरसाइकिल ये दे देता हूं, आज दे देता हूं, राइट। एक और साहब है, वो कहते हैं यार यूं ना करो, यूं करते हैं कि हर महीने के बाद 5,000 की बजाय तुम मुझे 1 साल के बाद लंप सम से 150,000 दे देना आफ्टर 1 ईयर। एक साहब कह रहे हैं हर महीने के बाद मुझे 5,000 दो, एक साहब कह रहे हैं लंप सम 1 साल के बाद 1.5 लाख रुपए दे देना। अब यहां देखिए, ये जो हर महीने के बाद 5,000 है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी कंपेयर करने के लिए। दोनों चीजों को एक बेसिस पे लेकर आना है, अदरवाइज मैं कंपेयर नहीं कर सकूंगा दोनों अपॉर्चुनिटीज के दरमियान। दोनों को, एक को मैंने 1.5 लाख की भी प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लेनी है अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है जी? 10%, I is equal to 10%। ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 150,000 which is 150,000 divided by 1.1 whole raised to power 1 plus I whole raised to power n। जी सर, कितने टाइम पीरियड? एक मुझे कह रहा था 1 साल के बाद। देखिए दो अपॉर्चुनिटीज है, मुझे वो मोटरसाइकिल ही मिल रहा है, वो पक्का मेरा हो जाएगा। पर एक साहब क्या कहते हैं, भाई 1 साल के बाद 1.5 लाख रुपया दूंगा। दूसरे साहब क्या कहते हैं, 5,000 रुपए हर महीने के बाद दिया करूंगा, 5,000 रुपए हर महीने के बाद दिया करूंगा 3 साल तक, 36 महीनों तक। तो बेसिकली मैं कमिट किस चीज का कर रहा हूं? फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहा हूं। मैं तो ये देखूंगा प्रेजेंट वैल्यू टर्म में मोटरसाइकिल किससे सस्ता या महंगा मिल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू टर्म में। दोनों अपॉर्चुनिटीज के दरमियान कंपेयर करने के लिए दोनों को एक जगह लेकर आना पड़ेगा, और दोनों को एक जगह लाने के लिए आसान तरीन हल क्या है कि दोनों को एक टाइम ऑफ स्पेस में कंपेयर करें। एक टाइम ऑफ स्पेस में, एक टाइम ऑफ स्पेस में कैसे मैं लेकर आऊंगा? जब फ्यूचर वैल्यू 1 साल वाली आज की वैल्यू मालूम कर लूं। आज की वैल्यू मालूम करने के लिए फॉर्मूला मुझे पता है। इस 5,000 की आज की वैल्यू कैसे मालूम करूंगे? एक 5,000 तो नहीं, इसका एक तरीका क्या है, विच इज वेरी लेंथी। एक तरीका क्या है, हर 5,000 जो हर महीने के बाद मुझे मिल रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करना जाए। 5,000 एंड ऑफ ईयर, मंथ 1, सेकेंड, थर्ड, अब अल्टीमेटली 36 मंथ तक 5,000 मुझे मिल रहे हैं। नहीं सर, मुझे क्या, मैंने जान के वो ऐसी अपॉर्चुनिटी रखी है ताकि आपका जहन क्लियर हो। मुझे मिल क्या रहा है? मोटरसाइकिल। एक में लंप सम पेमेंट हो रही है पर 1 साल के बाद, क्योंकि आज पेमेंट नहीं है। मिल क्या चीज रही है? वो एक खास अमाउंट ऑफ मोटरसाइकिल। मुझे तो उसकी जो पेमेंट सस्ती पड़ेगी मैं वो करूंगा। अज्यूम कीजिए मैं दोनों चीजें अफोर्ड कर सकता हूं। 1 साल के आज अभी पैसे नहीं दे सकता, 1 साल के बाद 1.5 लाख देना भी अफोर्ड कर सकता हूं, और 5,000 रुपया पर मंथ देना भी अफोर्ड कर सकता हूं। अब इस केस में मैं कौन सी चीज करूंगा जिसमें मुझे प्रेजेंट वैल्यू टर्म में कम पैसे देने पड़ रहे हैं? राइट सर, प्रेजेंट वैल्यू टर्म। आप गाड़ी 5 साल के लिए भी लीज कराते हैं, 3 साल के लिए भी लीज कराते हैं, 1 साल के लिए भी लीज करा सकते हैं, राइट। आप अल्टीमेटली देखते हैं, अगर आप तीनों चीजें अफोर्ड कर सकते हो, अगर मैं 1 साल के लिए लीज कराना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं कभी उसकी तरफ देखूंगा ही नहीं, सोचूंगा नहीं। मैं 3 साल के लिए अफोर्ड कर सकता हूं, तो मैं 3 साल और 5 साल और 4 साल में कंपेयर करूंगा। अगर मैं 1 साल के लिए लीज कराना अफोर्ड कर सकता हूं, तब मैं 1 साल की लीज कराने को देखूंगा और उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तीनों सब चीजों की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करूंगा। सबकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम होगी और उसके बाद कंपेयर होगी कौन सी वाली लीज सस्ती है। आर यू गेटिंग इट? अब एक तरीका यह है कि 1.5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लूं और तमाम 5,000 की एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ मंथ 0, यहां मैं खड़ा हूं, तमाम 5,000 की इंडिविजुअली जितने 5,000 बीच में आए थे इन सबको डिस्काउंट करूं और यहां वैल्यू लेकर आऊं और इन सबको ऐड करूं। सर मैं कितनी, ये वाली बात समझ आ गई? देखिए मैं कितने 5,000 दे रहा हूं, हर 5,000 की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करूं, टोटल मैं कितने पैसे दे रहा हूं आज की वैल्यू टर्म में। मुझे एक 5,000 दिया 1 महीने के बाद, दूसरा 5,000, हर 5,000 की प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट निकलेगी। अग्रीड और नॉट? सर कोई बात नहीं। देखिए कितने 5,000 दे रहा हूं, 36 दे रहा हूं। 1 महीने के बाद जो 5,000 दे रहा हूं उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू। देखिए एक केस, ओके, प्रेजेंट वैल्यू इज आइडेंटिफाइड थ्रू दिस फॉर्मूला। और होती क्या है? देखिए 1 लाख रुपया आज के दिन और 1 लाख रुपया 1 साल के बाद क्या बराबर है? ओके। जब हमने शुरू में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि वैल्यू पैसे की कम हो रही है,
अगर आपको याद हो, मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है, नहीं याद तो उसे रेफर कीजिए, ठीक है। उसकी वैल्यू कम हो रही है। अब मुझे बताइए, इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बात की थी, हमने कहा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, हमने कहा था 1 लाख रुपया अगर आज मेरे पास है तो उसे मैं इन्वेस्ट कर दूं तो अगले साल 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है जब 1 लाख अगर आप मुझे साल के बाद देते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं लूज करता हूं। इसका मतलब है आज का 1 लाख कल के 1 लाख के बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप मुझे 1 लाख 1 साल के बाद देंगे तो मैं वो लूज कर जाऊंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो मैं लूज करूंगा इसका मतलब है वो अमाउंट मेरा डिस्काउंट फैक्टर या वो अमाउंट ही मेरा कंपाउंड फैक्टर या वही अमाउंट मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अग्रीड सर? इसका मतलब है जो 1 लाख 1 साल के बाद मिल रहा है उसकी आज अमाउंट क्या थी, ये निकालने के लिए मुझे उसे डिस्काउंट करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ये प्रेजेंट वैल्यू किस फैक्टर से आइडेंटिफाई होगी, वो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला इसलिए तो हमने डिस्कस किया था, राइट सर? अब क्लियर? अब इसका मतलब ये कि 5000 की वैल्यू जो 1 महीने के बाद मुझे 5000 मेरे हाथ से जा रहा है, उसकी वैल्यू आज के 5000 के इक्वल नहीं हो सकती, उससे डिफरेंट है। वो वैल्यू क्या है, उसे मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से डिस्काउंट करना पड़ेगा। और डिस्काउंट करने का क्या तरीका है? FVN जो कि nth टाइम पीरियड पे वैल्यू है 5000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, वो फॉर्मूला लिखा हुआ है 1.1 होल रेज़ टू द पावर 1 अगर कंपाउंडिंग 1 हो। अभी आप देखिए इंटरेस्ट रेट पर एनम दिया है 12% पर एनम है, और कंपाउंडिंग कितने अरसे के बाद हो रही है? 1 माह के बाद। इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट पर मंथ कितना निकलेगा? 1.01 निकलेगा। 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटरेस्ट रेट हमने पर एनम दिया हुआ है। साल में कितने महीने होते हैं? 12। कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग हम महीना बेस पे कर रहे हैं, तो 1 महीना बेस पे कितना हो जाएगा? 1%। आर वी गुड? अभी तो किसी को कोई एतराज नहीं सर, ये ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन तमाम 5000 की प्रेजेंट वैल्यू आज की डॉलर टर्म में मालूम करो, इन तमाम 5000 की प्रेजेंट वैल्यू आज की डॉलर टर्म में मालूम करो। आर वी गुड? और आज की डॉलर टर्म का मतलब है सबको उस फॉर्मूले से जिसको हम पिछली क्लास से डिस्कस कर रहे हैं उस सब के साथ डिस्काउंट करो। इसका मतलब है 5000 डिवाइडेड बाय 1.01 होल रेज़ टू द पावर 1, फिर इस 5000 डिवाइडेड बाय 1.01 होल रेज़ टू द पावर 2, अब टिल 5000 डिवाइडेड बाय 1.01 होल रेज़ टू द पावर 36 मंथ। इन सब को डिवाइड करके ये टोटल पेमेंट उसी मोटरसाइकिल के लिए मेरी जा रही है, तो इन सब को आपस में ऐड कर दो। ये किसके बराबर होनी? ये क्या बनेगी? ये वही मोटरसाइकिल की कीमत है। इस तरह भी मोटरसाइकिल की कीमत है और इस तरह भी मोटरसाइकिल की कीमत है। अग्रीड और नॉट सर? ये तो सिंपल टर्म्स में बात कर दी, पर इन 36 पेमेंट्स को डिस्काउंट करना, इज इट इजी टू डू? 36 पेमेंट्स को करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो हमने क्या किया, मैं डेरिवेशन फॉर्मूलाज की नहीं करा रहा, क्योंकि आई डोंट नो वेयर डू यू स्टैंड एज फार एज द मैथमेटिक्स इज कंसर्न। ठीक है, मैं करा सकता हूं, पर करा नहीं रहा। किसी का अगर दिल करे तो मैं करा भी दूंगा। ठीक है, अगर आप कोई करना चाहे तो मैं कर लूंगा। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एनओटी की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी मालूम करने के लिए। ये देख लीजिए, पेमेंट पीएमटी, अभी मैं एक एक चीज को डिफाइन करता हूं, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है। पीएमटी डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई होल रेज़ टू पावर n, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी। मैं सारी चीजें रद्द करके इसको जरा बड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि हाईलाइट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी इज इक्वल टू पेमेंट ओवर आई इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई होल रेज़ टू पावर n। वेयर, अब मैं डिफाइन करता हूं एक एक चीज को। वेयर पीएमटी इज इक्वल टू पेमेंट आफ्टर ईच टाइम पीरियड, पेमेंट आफ्टर ईच टाइम पीरियड। आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट पर टाइम period, n is equal to number of time periods, n is equal to number of time period, PVA is equal to present value of annuity,
present value of annuity. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी, ये पीवीए से क्या मुराद है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। ये ऑर्डिनरी एनुटी के लिए फॉर्मूला है। ऑर्डिनरी एनुटी कौन सी होती है? जो टाइम पीरियड के बाद होती है। एक एनुटी है जिसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू बोलेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू क्या होगा जी? पेमेंट ओवर आई इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई होल रेज़्ड टू पावर n इंटू 1 प्लस आई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी को 1 प्लस आई से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी कौन सी थी जी? एनुटी, ऑर्डिनरी एनुटी की प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी कह लीजिए या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी कह लीजिए, जो हर महीने के एंड पे आती है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू कौन सी होती है? जो हर महीने के शुरू में आती है। एनुटी ड्यू की एग्जांपल क्या थी? किराया। और ऑर्डिनरी एनुटी की एग्जांपल क्या थी? सैलरी। यहां हमने जो बात की, मैं दोबारा उसकी टाइमलाइन बनाता हूं। यहां हमने कहा था हर महीने के बाद। मैं कहां खड़ा हूं? एंड ऑफ मंथ 0, एंड ऑफ मंथ 0, हर महीने के बाद। एंड ऑफ मंथ 0 का मतलब स्टार्ट ऑफ पीरियड 1, हर महीने के बाद। एंड ऑफ मंथ 1, एंड ऑफ मंथ 2, एंड ऑफ मंथ 3, एंड ऑफ मंथ 4, 6 अप टिल 36। क्या प्रॉमिस हो रहा है भाई? 5000 दूंगा। अप टिल एंड ऑफ 36 मंथ। ऐसे ही है जी, मैंने क्या प्रॉमिस किया? 5000 दूंगा। फॉर्मूला ऑर्डिनरी एनुटी, ऑर्डिनरी एनुटी। पेमेंट, अब एक एक चीज को देखिए। पेमेंट इस पर्टिकुलर केस में क्या है? पेमेंट आफ्टर ईच टाइम पीरियड। पेमेंट आफ्टर ईच टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? मंथ। पेमेंट टाइम पीरियड, पेमेंट आफ्टर ईच टाइम पीरियड, सो इट इज 5000। टाइम पीरियड यहां आपने अपनी यादाश्त के लिए लिख लिया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 मंथ। इंटरेस्ट रेट मैंने आपको क्या कहा था? 12%। 12% इंटरेस्ट रेट बताया था पर एनम। मैंने आपको क्या बताया था? 12% पर एनम। पर यह टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? एनम की, मंथ की? इसका मतलब है 12% पर एनम का क्या है? पर मंथ कितने परसेंट हो जाएगा? 1%। आर वी गुड? मैंने आपको बताया था 12% पर एनम, पर पेमेंट किस बेस पे हो रही है? मंथली बेस पे। 12% पर एनम का क्या मतलब है? 12 पेमेंट्स हो रही हैं, 12 पे डिवाइड कर दो, मंथली कितना जाएगा? 12% डिवाइडेड बाय 12, 1% पर मंथ। क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मंथ। हमने टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट को देखना है। हमारा एक इंटरेस्ट सूद वाला होता है, एक इंटरेस्ट जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? महीने के लिए। ओके, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। टाइम पीरियड्स हैं कितने? 36 months, so n is equal to 36. अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी देखिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू पेमेंट 5000 डिवाइडेड बाय आई 0.01 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1.01 होल रेज़्ड टू पावर 36। वही फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी। कौन से फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में। देखिए मैंने क्या किया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू पेमेंट 5000 डिवाइडेड बाय 0.01, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.01 होल रेज़्ड टू पावर 36। और ये इसी की इक्वल है ना जी। यहां तक तो कोई एतराज नहीं। सिंप्लीफाई कीजिए इस हिसाब को, आपको 36 किस्तों की प्रेजेंट वैल्यू पता चलेगी। दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या थी? दूसरी अपॉर्चुनिटी में मोटरसाइकिल आपको आज ही मिल रहा था। आप एंड ऑफ ईयर 0 पे, एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ मंथ 0 पे खड़े हैं। और यहां एक भाई साहब थे, वो कह रहे थे यार 150,000 ले लेना, इंटरेस्ट रेट वही 12% पर एनम से, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी तो वही रहेगी। मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12% ही है। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहां वही अपॉर्चुनिटी, या वो चले वो ऑफर 12% कर रहा था, वो ऑफर 12% पर एनम करके कंपाउंडिंग कर रहा था उस पर्टिकुलर आदमी के साथ जहां भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था। सो यहां भी 12% इंटरेस्ट रेट रखा, पर यहां पेमेंट कब हो रही है? 1 साल के बाद। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है जी? एफ वी एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल रेज़्ड टू पावर एन।
150,000 ڈیوائڈیڈ بائی 1.12 ہول ریزڈ پاور ہے. ان دونوں اپرچونٹیز میں پریزنٹ ویلیو معلوم کر لیجیے. جس کی پریزنٹ ویلیو کم ہے میں وہ لینا پسند کروں گا, یا جس کی پہلے نکال لیجیے پھر اس پہ ڈسکس کریں. سر 15 نہیں 151,000 ہے جی. 150,537 اور سر اس میں 13. اب دیکھیے ایک کیس میں اسی موٹر سائیکل کے لیے میں کتنے پیسے دے رہا ہوں. بیسیکلی تو مجھے موٹر سائیکل مل جائے نا سر, بیسیکلی تو مجھے موٹر سائیکل مل رہا ہے. اب یہ موٹر سائیکل کی پیسے ہیں جو میں دے رہا ہوں, ان دونوں کی پریزنٹ ویلیو. ایک کیس میں اس موٹر سائیکل کے اگینسٹ پریزنٹ ویلیو ٹرم میں کیا پیسے دے رہا ہوں, 1,50,537. دوسرے کیس میں اس موٹر سائیکل کے اگینسٹ کیا دے رہا ہوں, 1,36,360. میں کس طرف جاؤں گا؟ جو سستا ہے. آپ دیکھیں جب آپ گاڑی لیتے ہیں, ہم گاڑیوں کی ایگزامپل پہ لیزز پہ آ جاتے ہیں. لیز کی پیمنٹ کس طرح معلوم کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی دس از دا فارمولا. ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے, کوشچن کر لیجئے اس کو.